बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग। रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस इन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लिखने की ज़रूरत है? नहीं सर, ठीक है। क्या करने जा रहे हैं? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लॉ भी जो है वो माइकल फैराडे ने दिया था। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। चैनल की रिपोर्ट दे दूँ आप लोगों को हमारे चैनल पे। इस चैनल के ऊपर क्या क्या मौजूद है? मैथमेटिक्स, 9 मैट्रिक मैथमेटिक्स जो है उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो मैं बना चुका हूँ अभी तक। बायो की वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी हद तक, सब नहीं बनाई। और जो है केमिस्ट्री की काफ़ी हद तक बना चुका हूँ, और फिज़िक्स की जो है वो काफ़ी हद तक बना चुका हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व करा चुका हूँ, तो चेक कर लें। अगर नहीं मिल रही तो मुझे बताएं, तो कमेंट में बता दें। बस आप, आपका इतना काम है। उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन लिंक मिल जाएगा। कमेंट्स क्योंकि नॉर्मली मैं रात में चेक करता हूँ, तो आपको नहीं मिल रही कोई वीडियो आप मुझे बता दीजिए। ये 4 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। ठीक है, बहरहाल तो अब आगे चलते हैं। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको समझने से पहले आप ज़रा एक चीज़ को समझ लीजिए। ये रही आपकी बुक, पेज नंबर 126। इस लॉ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप एक चीज़ को समझ लें। इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट ये होता क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट होता क्या है? एक एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मास ऑफ एन एलिमेंट होता तब तो कुछ बात समझ में आती। मास का मतलब वजन है। यहाँ पर ये बोल रहा है इक्विवेलेंट मास, इसका मतलब ये कोई ख़ास कैटेगरी है मास की। अच्छा, ये कब मिलती है आपको? इक्वल का साइन लगा है, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला बनने जा रहा है। इक्विवेलेंट मास किसी भी एटम एलिमेंट का आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप जो है उसके एटॉमिक मास को लेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को लेंगे और उस एलिमेंट की वैलेंसी को लेंगे, उस पर डिवाइड कर देंगे, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। ये है हमारे पास इक्विवेलेंट मास। यानी कि इक्विवेलेंट मास अगर आपको चाहिए तो फिर आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास अगर आपको चाहिए तो फिर आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल, आप ऑक्सीजन ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, और कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। इनके अगर आपको इक्विवेलेंट मासेस चाहिए तो इसके लिए आपको इनकी 2 चीज़ें चाहिए होंगी। क्या? एक तो एटॉमिक मास और दूसरा इनकी वैलेंसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी बताता हूँ आपको। कॉपर का इक्विवेलेंट मास अगर आपको फाइंड आउट करना हो, मैं आपसे कहूँ कॉपर का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करके दिखाइए। इक्विवेलेंट मास EM कर दिया मैंने, समझ जाइएगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अगर आपको ये चाहिए तो इसके लिए आपको कॉपर का एटॉमिक मास चाहिए। कितना है? 63.5। 63.5। कॉपर हमारे पास 2 कैटेगरी का होता है, कॉपर 1 ये और कॉपर 2। ये क्या है? ये कॉपर 1 है जिसकी वैलेंसी 1 है, और दूसरा कॉपर वो जिसकी वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पर हम इस 2 वाले को लेंगे। क्यों लेंगे अभी फ़िलहाल ये तो नहीं बता सकता मैं। आपका 9 मैट्रिक का लेवल है, इतना काफ़ी है। तो 2 को हम लेंगे यहाँ पर, वैलेंसी को। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या जवाब मिलेगा? यहाँ पर बुक में दिया हुआ भी 31.75 ग्राम। ये जो आपको मास मिला है ये क्या है? इक्विवेलेंट मास है आपके पास कॉपर का। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इक्विवेलेंट मास आप सिल्वर का निकालिए तो क्या करेंगे? सिल्वर का एटॉमिक मास 108 और इसकी वैलेंसी है 1। तो 108 को 1 पे डिवाइड करेंगे आप, तो 108 ग्राम आपके पास
आएगा। ठीक हो गया भाई, पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट मास चाहिए किसका, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास है 27 और इसकी वैलेंसी है 3। 3 वन ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 9 ग्राम इसका इक्विवेलेंट मास आपके पास आ गया। कॉपर का इक्विवेलेंट मास जो 31.75 ग्राम, और सिल्वर का इक्विवेलेंट मास 108 ग्राम, और एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास आपके पास 9 ग्राम। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट मास जो है वो फाइंड आउट करते हैं। आपको इक्विवेलेंट मास आई होप समझ में आ चुका हो। अब चलते हैं, माइकल फैराडे ने जो सेकंड लॉ दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये क्या कहता है। ठीक है, मिटा दूं इसको। अब ये जहन में रखना, अगर आपने इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन भूल गए, ये सब कुछ लॉ समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, पहले मैं लॉ लिख देता हूं। बोल रहा है द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। मैं एग्जैक्टली बुक वाली ही, क्योंकि लॉ और डेफिनेशन में हमेशा ये नसीहत करता हूँ कि लॉज और डेफिनेशन इनके साथ छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, इसमें अपनी वर्डिंग यूज़ ना करें। इसका एक एक वर्ड बड़ा कैलकुलेटेड होता है। जैसे लॉ के वर्ड हैं या डेफिनेशन के वर्ड हैं, वो आप एज इट इज़ लिखें, उनको रट लें, याद कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन के अंदर आप अपनी वर्डिंग का यूज़ करें, कोई इशू नहीं। तो यहाँ मैं भी ये देख लें, एग्जैक्टली ये लिख रहा हूँ, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिटेड और liberated when same quantity of current is passed, when same quantity of current is passed through different electrolytes, through different इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज। ये साथ साथ देखें, आपको ये लॉ याद भी हो जाएगा। कनेक्टेड इन सीरीज आर प्रोपोर्शनल to their chemical equivalent masses, to their chemical equivalent masses। ये आ गया आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे साहब कह रहे हैं कि द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। आप डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस जो हैं, और ये मासेस डिफरेंट सब्सटेंसेस के या तो डिपॉजिट हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना, लिबरेट का मतलब होता है हवा में उड़ जाना। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस या तो डिपॉजिट हो रहे हैं या हवा में उड़ रहे हैं। कब कब व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड, जब आप सेम क्वांटिटी करंट जो है वो पास कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर से, किस में से गुजार रहे हैं वो आप करंट, थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से सेम क्वांटिटी ऑफ करंट जब आप पास कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपको
डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस मिल रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस जो है वो या तो डिपॉजिट हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं जब आप सेम क्वांटिटी करंट की पास कर रहे हैं मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट से, और ये कनेक्ट हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन सीरीज, कतार में सीरीज में कनेक्ट हैं, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। इसको हम केमिकल इक्विवेलेंट मासेस कह लें या इक्विवेलेंट मासेस कह लें, आप एक ही बात है। केमिकल इक्विवेलेंट मासेस, ध्यान लगाइएगा यहाँ पर, ये आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ। अगर घूमते फिरते हुए बातें करते हुए लेक्चर सुन रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, ध्यान लगाइए यहाँ पर। कोई बात समझ में नहीं आती, वीडियो रोक के फ़ौरन पीछे जाएं, ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। तो केमिकल इक्विवेलेंट मासेस यहाँ पर ये बात कर रहा है। अब ये लॉ जो है, जो मैंने अब ये बताया है, कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा, या बिल्कुल ही समझ में नहीं आया होगा, परेशान नहीं हो। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट याद है तो उसमें आपने क्या देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, ज़रा वो रिपीट करा दूँ। इसके ऊपर वीडियो में पूरी बना चुका हूँ तफसील से। इलेक्ट्रोलाइसिस में आप क्या कर रहे हैं, आप एक बर्तन ले रहे हैं जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इस बर्तन को, इसमें आपने पानी लिया, पानी लेने के बाद आपने इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है वो डाल दिया। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पानी में जाने के बाद आयनाइज हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। कौन से आयंस में, पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट गया। उसके बाद आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, मेटल की प्लेट्स ली, ये दो इलेक्ट्रोड्स आ गए, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स क्या हैं, ये मेटल की प्लेट्स हैं, कॉपर की ले लें या फिर जिंक की ले लें आप, ठीक है। दो ये मेटल की स्ट्रिप्स, पतली पतली स्ट्रिप्स जो हैं वो आपने ले ली और इसके अंदर यहाँ इस पानी में डिप कर दी। उसके बाद आपने एक बैटरी ली। बैटरी जो है वो, अगर बैटरी में आप देखें तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ होता है। दो तारें लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये वाला, इससे तार को बांधिए एक तार को, और ले जाके इस इलेक्ट्रोड के साथ उसका दूसरा सिरा तार का बांध दीजिए। इसी तरह यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से दूसरी तार लीजिए और इसको ले जाके इसके साथ दूसरे वाले इलेक्ट्रोड के साथ बांध दीजिए। जैसे ही आप ये काम करेंगे उसी वक्त क्या होगा कि ये जो आयंस हैं इनकी हरकत शुरू हो जाएगी, इनकी आयंस की हरकत शुरू हो जाएगी। ये जो पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन सा होता है, कैथोड होता है। कैथोड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स को। ये जो इलेक्ट्रोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट है, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट है, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव बन गया क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रोड क्या कहलाएगा, एनोड। और ये इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसीलिए ये कहलाएगा कैथोड। सोडियम आयन क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए किस साइड पे जाएगा, किस साइड पे जाएगा, ये कैथोड की साइड पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है। तो ये कैथोड की तरफ क्या आएगा, सोडियम आयन। और ये जो क्लोराइड आयन है ये किस साइड पे आएगा, ये पॉजिटिव की तरफ आएगा, क्योंकि ये क्लोराइड क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है तो ये एनोड की तरफ आएगा जो कि पॉजिटिव है। ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस बता रहा हूँ और रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी ना तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है इसको समझना। यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो सोडियम आयन जमा हो आएगा
ये सोडियम आयन जो है ये सोडियम का मेटल बन जाएगा। सोडियम का मेटल ऑब्वियस सी बात है क्या है, सोडियम क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है। तो सॉलिड है तो सॉलिड है तो इसका मास जो है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। सोडियम का मास जो है वो यहाँ पर कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। कहाँ पर डिपॉजिट होगा, जमा होना शुरू हो जाएगा कहाँ पर, कैथोड पे। ये रहा कैथोड, इस इलेक्ट्रोड इस कैथोड के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। अब क्लोराइड क्योंकि नेगेटिव है तो वो एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, यहाँ पर इसने क्या बोला, डिपॉजिटेड, और का मतलब है या लिबरेटेड। लिबरेटेड का मतलब उड़ना। क्योंकि ये गैस है तो ऑब्वियस सी बात है ये गैस जमा थोड़ी ना होगी, गैस तो जैसे ही बनेगी वो तो उड़ने लगेगी, लिबरेट होगी। और ये कहाँ पर बनेगी, ये क्लोरीन की गैस, ये एनोड पे बनेगी, यानी कि ये रहा एनोड। यहाँ पर ये क्लोरीन गैस बन जाएगी और यहाँ पर ये सोडियम मेटल बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है जिसके नतीजे में क्लोरीन गैस बन रही है, लिबरेट हो रही है और सोडियम मेटल डिपॉजिट हो रहा है, क्या इसका कोई मास नहीं होगा, क्या होगा भाई, कोई वज़न तो होगा, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कोई वज़न तो होगा ना इसका। इसका वज़न है, इसका वज़न है बिल्कुल, इसका मास है बिल्कुल। इसी मास की बात की जा रही है भाई, यहाँ पर इस ही मास की बात की जा रही है। समझ आ गई बात, इसी मास की बात की जा रही है। अभी आता हूँ, इतना आसान नहीं है इसको समझना, मैंने कहा है वेट कीजिए ज़रा। ये बात हो गई यहाँ पर। ये तो एक इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अगर आप 2-3 इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस कराना चाहते हैं एक साथ तो इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा आसान है सर। इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसे बर्तन, ऐसे कंटेनर, ऐसे बीकर 2 और ले आएंगे। सपोज करते हैं कि 3 में एक साथ आप कराना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने जो है इसी के साथ क्या किया, एक और जो है वो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो रख दिया। अब इसमें क्या था, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, इसको भी ज़रा मिटाता हूँ। सोडियम क्लोराइड मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया था, अब आपको याद आ गया होगा वो भूला हुआ सबक। अब ये 3 जो है हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेते हैं, इसमें भी हम जो है वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं 2, इसमें भी हम जो है वो 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इसमें भी हम 2 जो है वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। इसमें भी पानी डाल देते हैं, इसमें भी पानी डाल देते हैं और इसमें भी पानी डाल देते हैं। अब इनमें करेंगे क्या हम, क्योंकि आपकी बुक के मुताबिक चलना है इसलिए आपकी बुक कह रही है कि आप इसमें क्या करेंगे। अब सोडियम क्लोराइड नहीं डालेंगे आप, बल्कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम नाइट्रेट, 3 जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सिल्वर नाइट्रेट, और क्या है दूसरा, कॉपर सल्फेट, और तीसरा है यहाँ पर एल्युमिनियम नाइट्रेट, ठीक है भाई। ये 3 चीज़ें जो है वो आपने इसमें डालनी। इसमें जो है वो एल्युमिनियम, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो, क्योंकि ये भी सॉलिड है, ये पानी भरा हुआ है, आपने इसमें सिल्वर नाइट्रेट इसमें आपने डाला, शेक किया, हिलाया, सिल्वर नाइट्रेट इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। इसी तरह यहाँ पर फिर कॉपर सल्फेट जो है वो आपने डाला इस दूसरे वाले में, और तीसरे बीकर में एल्युमिनियम नाइट्रेट आपने डाला, एल्युमिनियम नाइट्रेट आपने डाल दिया और शेक कर दिया, हिला दिया। अब ये 3 सॉल्यूशन जो है वो बन चुके हैं। याद रहे ये जो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और ये कॉपर सल्फेट है, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट है,
जब ये डिसॉल्व हो चुके पानी में, अब इनको क्या बोलेंगे आप? अब आप इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो पहले भी कह सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, डिसॉल्व करने से पहले भी आप इनको इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं, इसको भी और इसको भी, तो परेशान मत होइएगा। तो ये क्या है? इनको हम इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उस चीज़ का जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रोलाइट आपने ले लिए। पानी क्या करेगा? सिल्वर नाइट्रेट जब इसमें जाएगा, कॉपर सल्फेट जब इसमें जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट जब इसमें जाएगा, पानी इसको तोड़ देगा सिल्वर नाइट्रेट को। जगह मेरे पास कम है, ज़रा ये देखिएगा, Ag+NO3, इसके ऊपर क्या आएगा? सिल्वर के ऊपर प्लस और नाइट्रेट के ऊपर माइनस। अच्छा, कॉपर सल्फेट से क्या होगा? कॉपर 2+ और सल्फेट के ऊपर क्या आएगा? 2-। इसी तरह एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 और नाइट्रेट के ऊपर माइनस, क्योंकि नाइट्रेट के हमारे पास ये 3 हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट्रेट के साथ ये जो ब्रैकेट बना हुआ है ना, इसका मकसद क्या है? NO3 3 है, NO3 ये 3 है, इस 3 का मतलब ये है, तो ये माइनस। ठीक है भाई, और एल्युमिनियम जो है वो +3, कॉपर जो है +2 और सिल्वर जो है वो प्लस। ठीक है भाई, चेक कर लूँ गलती तो नहीं हो गई कहीं मुझसे? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं हुई, सब सही चल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट जब इस पानी में आपने डिसॉल्व कर दिए तीनों, तो इनकी अब ये शक्ल नहीं रही, ये कॉपर सल्फेट ऐसा नहीं रहा, एल्युमिनियम नाइट्रेट ऐसा नहीं रहा, बल्कि पानी में डिसॉल्व होते ही आयंस में टूट चुके हैं। ये सिल्वर आयंस, ये कॉपर आयंस और सल्फेट आयंस, और ये एल्युमिनियम आयंस। ठीक है, अब मैं इनकी बात नहीं करूँगा, ये नाइट्रेट आयन जो है, ये सल्फेट आयन जो है, ये दोबारा नाइट्रेट आयन जो है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये आपको याद रखना है कि ये क्या है? ये नेगेटिव आयंस हैं। अगर ये नेगेटिव आयंस हैं तो ये तीनों के तीनों, नाइट्रेट है, सल्फेट है, दोबारा नाइट्रेट है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव हमारे पास क्या है? एनोड है हमारे पास। पॉजिटिव हमारे पास क्या है? एनोड है। ज़रा वीडियो देख लूँ, सही आपको नीचे से नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ भाई, सही नज़र आ रहा है आपको। ये है हमारा टारगेट, सिल्वर आयन, कॉपर आयन और एल्युमिनियम आयन। अब क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें लिख देता हूँ मैं, ये हमारे पास हो गया सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ भाई, जूम कर लीजिएगा, ज़रा बड़ी कर लीजिएगा स्क्रीन। कॉपर आयन यहाँ पर आ जाएगा, कॉपर 2+, और क्या है हमारे पास? सल्फेट -2। इसी तरह उसमें क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम +3 और नाइट्रेट माइनस। ये बता चुका हूँ, ये नाइट्रेट के 3 असल में आयन होंगे, तो जाके ये इसको कैंसिल करेंगे +3 को। बहरहाल अब क्या होगा यहाँ पर? अब आपने क्या करना है, ये 3 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हैं जिनमें आपने ये सेटअप किया है, आपने इनको एक ही बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। कैसे? इसको मिटा दूँ मैं ज़रा, ताकि जगह बन जाए बैटरी बनाने के लिए। ये बन गई बैटरी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। आपने एक ही तार ली, ठीक है, नेगेटिव के साथ ज्वाइंट की उस तार को, और उस तार को आपने इससे भी बांध दिया, उसी तार को आपने फिर इससे भी बांध दिया, उसी तार को आपने फिर इससे भी बांध दिया, और दूसरी तार आपने ली, ठीक है, बड़ी सी, पॉजिटिव टर्मिनल से बांधी उसका एक सिरा, और यहाँ पर उसको फिर आपने इससे भी बांधा, और उसको फिर आपने इससे भी बांधा, और उसको फिर आपने
इससे भी बांधा। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव बोले तो कैथोड हो जाएंगे, कैथोड नेगेटिव होते हैं ना हमारे पास। और जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, वो एनोड हो जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर ये नेगेटिव के साथ ये कनेक्ट हो गया, नेगेटिव के साथ ये कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो गया। पहले पहले वाले तीनों हो गए, तो ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव के साथ ये दूसरे वाले कनेक्ट हो गए, प्लस प्लस और प्लस। ठीक है भाई, कैथोड भी बन गए, एनोड भी बन गए। जैसे ही ये कनेक्टिविटी की आपने, क्योंकि ये देखें ये है सीरीज में कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आप इलेक्ट्रिक करंट जब छोड़ेंगे तो ये इक्वली सबको मिलेगा। ये याद रहे, आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 100 एम्पेयर का करंट जो है वो छोड़ते हैं, कितनी देर तक छोड़ते हैं आप 10 सेकंड तक 100 एम्पेयर करंट जो है वो पास करते हैं, तो वो इक्वली मिलेगा, सबको बराबर बराबर मिलेगा। अब सोचने की बात यह कि बराबर बराबर करंट मिलेगा, तो उस करंट मिलने से होगा क्या, इन आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाइट्रेट आयंस जो कि नेगेटिव है, सल्फेट आयन नेगेटिव है, फिर ये नाइट्रेट आयन नेगेटिव है, ये हमारा टारगेट नहीं है। ये किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव है तो ये एनोड की तरफ जाएंगे जो कि पॉजिटिव है, इसको छोड़ दें। हमारा टारगेट है ये सिल्वर आयन। ये सिल्वर आयन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा ये जाएगा सीधा इस नेगेटिव की तरफ, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि कैथोड की तरफ। यहाँ जाके क्या होगा, सिल्वर आयन पॉजिटिव +1 है इसके पास, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ये यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा, ये सिल्वर मेटल बन जाएगा जी। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ये सिल्वर का मेटल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। इस सिल्वर का मास जो है यहाँ डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ध्यान लगाइएगा, ठीक है। उसी वक्त जबकि यहाँ पर सिल्वर का मेटल डिपॉजिट हो रहा होगा, उसी वक्त यहाँ पर ये कॉपर का आयन जिसके ऊपर 2+ है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, यानी कि कैथोड के पास। ये कॉपर का आयन यहाँ आके 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेने के बाद ये कॉपर का मेटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर का मेटल। और उसी लम्हे ठीक आगे क्या हो रहा होगा, ये एल्युमिनियम जिसके ऊपर +3 लिखा हुआ है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये कैथोड के पास जाएगा यानी कि नेगेटिव के पास, और वहाँ जाके 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम का क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम का मेटल बन जाएगा। तो इन तीनों कैथोड के ऊपर क्या जमा हो रहा है, मेटल्स जमा हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। लिबरेट का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है क्योंकि गैस तो नहीं बन रही, ये तो सॉलिड है, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो रहे हैं। आपने क्या किया है, 100 एम्पेयर करंट जो है वो पास किया है 10 सेकंड तक, सेम क्वांटिटी ऑफ करंट तीनों को गया एक ही वक्त में तीनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर जो है वो पॉजिटिव आयंस जो है वो उनकी मूवमेंट शुरू हुई है, सिल्वर की, कॉपर की और एल्युमिनियम की। और सेम टाइम वो अपने अपने इलेक्ट्रोड पे गए हैं, और सेम टाइम पे उन्होंने जो है वो, इसने सिल्वर मेटल बनना शुरू कर दिया है, इसने कॉपर मेटल बनना शुरू कर दिया है, और इसने एल्युमिनियम मेटल बनना शुरू कर दिया है। लेकिन कितना जी, मास। आपने 100 एम्पेयर करंट जो पास किया है 10 सेकंड तक, तो सिल्वर का जितना मास बना है यहाँ पे, सपोज करते हैं 50 ग्राम, सपोज करते हैं 50 ग्राम आपको जो है वो सिल्वर मिल गया है यहाँ पर, तो क्या 50 ग्राम ही आपको जो है वो कॉपर मिला है यहाँ पे, तो क्या 50 ग्राम ही आपको एल्युमिनियम मिला है यहाँ पे, नो, ऐसा नहीं होगा। हालांकि आपने सेम अमाउंट ऑफ करंट पास किया है सेम टाइम तक, लेकिन मासेस इनके आपको अलग अलग मिलेंगे।
तीनों के अलग अलग मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई? आ गई सर। अब ये लॉ भी एक्सप्लेन कर दें, ये जो आपने आधे से ज़्यादा बोर्ड भर रखा है, इस लॉ को भी एक्सप्लेन कर दें। भाई अब बता देते हैं इस लॉ को, अब ज़रा ध्यान लगाइएगा। क्या कह रहा है? द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब आपको समझ में आएगा, देखें। द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस, कौन से डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं ये रहा, एक ये सिल्वर, दूसरा ये कॉपर, तीसरा ये एल्युमिनियम। इन डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं या लिबरेट हो रहे हैं, तीनों ये तो डिपॉजिट ही होंगे, ठीक है, सॉलिड है क्योंकि, तो ये डिपॉजिट हो रहे हैं। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास्ड, जब आप सेम क्वांटिटी ऑफ करंट जो है वो पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में से, ये देखें एक इलेक्ट्रोलाइट ये रहा, क्या था ये? सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या था? कॉपर सल्फेट। ये क्या था? एल्युमिनियम नाइट्रेट। तीनों डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट थे। इनमें से आपने जो है वो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया, तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के मासेस का क्या हुआ? फिर वो आगे बता रहा है, बोल रहा है ये मासेस जो हैं वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। ये मासेस जो हैं वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। अब ज़रा प्रोपोर्शनल वर्ड को समझ लीजिए, ये मिटा दूं ताकि थोड़ी सी जगह बने। प्रोपोर्शनल वर्ड को समझ लीजिए, प्रोपोर्शनल वर्ड को समझ लीजिए। साइंस की दुनिया में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरा होता है सिर्फ प्रोपोर्शनल। तीसरा क्या होता है? सिर्फ प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक दूसरी कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है ताल्लुक, मुताबिक। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है? मासेस जो हैं इनके क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। किसके बराबर होंगे इनके मासेस? इनके केमिकल इक्विवेलेंट मासेस के बराबर होंगे। मतलब जिसका जितना बड़ा केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा, जिसका जितना बड़ा केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा, उतना ही ज़्यादा उसका मास यहाँ डिपॉजिट होगा। दोबारा सुन लीजिए, जिसका जितना बड़ा केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा, उतना ही ज़्यादा, उतना ही बड़ा उसका मास यहाँ पर डिपॉजिट होगा। ये कहना है फैराडे का। मैंने इसीलिए कहा था कि केमिकल इक्विवेलेंट मास याद रखिएगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा किसका था? केमिकल इक्विवेलेंट मास किसका था हमारे पास सबसे बड़ा? याद है आपको? किसका था? निकाला था ना हमने, निकाला था कितना? ये हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास है सबसे पहले सिल्वर का। सिल्वर का निकला था 108 ग्राम, ठीक है। और कॉपर का निकला था 31.75 ग्राम, 31.75 ग्राम। और एल्युमिनियम का कितना निकला था? एल्युमिनियम का निकला था हमारे पास 9 ग्राम। अब तीसरी दफ़ा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। फैराडे कह रहा है कि जितना बड़ा जिसका केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा, अब यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंट मास सबसे ज़्यादा किसका है? सिल्वर का। अब हमारे जहन में देखिए ये बात आ रही है ना, ज़रा इसको फील करें। आपने सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया है, आपको सिल्वर यहाँ मिला है, आपको कॉपर यहाँ मिला है, आपको एल्युमिनियम यहाँ मिला है,
आपके जहन में ये बात आएगी कि यार या तो सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास करने पे सेम अमाउंट ऑफ मासेस हमें मिल जाए यहाँ पर, या डिफरेंट मिलेगा। अब अगर डिफरेंट मिलता है तो किसका ज़्यादा मिलेगा, किसका कम मिलेगा, क्या आप पहले से बता सकते हैं ये बात? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर तो आपको इनके क्या पता हो, इनके इक्विवेलेंट मासेस पता हो, और इक्विवेलेंट मासेस सिल्वर का सबसे ज़्यादा है 108 ग्राम, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, वो आपको इस सिल्वर का मास मिलेगा। यहाँ पर यहाँ जब ये सिल्वर का मास जमा हो जाएगा ना, उतार के तराजू में तोल लीजिएगा, आपको सबसे ज़्यादा इसका मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका मिलेगा आपको? दूसरे नंबर पे आपको कॉपर का मास मिलेगा, और तीसरे नंबर पे आपको एल्युमिनियम का मास मिलेगा। कैसे पता भाई? आपने तो कोई अभी शुरू ही नहीं किया एक्सपेरिमेंट, पेपर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास कोई आ जाता है और बोलता है जनाब हम जो है वो तीन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस एक साथ करना चाहते हैं, और हमें सिल्वर चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ करंट हम पास करेंगे। आप हमें ज़रा बताइए एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि तीनों में से सबसे ज़्यादा मास हमें किसका मिलेगा? आप बोलेंगे कोई मसला ही नहीं है, अभी बता देते हैं। आपने फॉर्मूला लगाया, कौन सा? केमिकल इक्विवेलेंट मास बराबर है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। आपने इसको कैलकुलेट किया, सिल्वर का सबसे ज़्यादा आया, कॉपर का दूसरे नंबर पे आया, एल्युमिनियम का तीसरे नंबर पे आया। आपने बोला जनाब ये आप इस तरह से सिस्टम जब करेंगे प्रैक्टिकली, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सिल्वर जो है उसका मास सबसे ज़्यादा आएगा आपके पास, और कॉपर का उसके बाद उससे कम आएगा, और एल्युमिनियम का सबसे कम आएगा। अब वो बंदा बोलेगा कि आप जादू जानते हैं? बोला नहीं भाई, जादू नहीं जानता, मैं सिर्फ केमिस्ट्री जानता हूँ, और केमिस्ट्री में ये बात बताई जा सकती है। ये 300 साल पहले जो है वो माइकल फैराडे साहब ने जो है वो बता दी थी। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि ये सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो प्रॉब्लम्स भी इसकी बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप एक दफ़ा और देखिए, और धीरे धीरे देखिए, और इसके नोट्स लीजिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप यकीन कीजिए, जिसके बारे में मैं ये बात कहता हूँ, अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि मैं आपको नहीं सिखा सकता। ये वो सब्जेक्ट है जो आप खुद सीख सकते हैं, कोई नहीं सिखा सकता आपको। आपको खुद मेहनत करनी होगी, शौक़ अपने अंदर लेके आना होगा इसको सीखने के लिए। और यकीन करें, केमिस्ट्री जिस दिन आपको केमिस्ट्री समझ आ गई ना, आपको मज़ा आएगा इसको। आप बोलेंगे इससे अच्छा सब्जेक्ट ही कोई नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। बस मैं आपको लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा, सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोल रहा, शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। बहुत नीडी बच्चे हैं हमारे सिंध में ख़ास तौर पर। ठीक है, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।